नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें आगे हमने पाठ 10 देखा था। अब यहाँ पर है पाठ 11 जंतु और पादप में परिवहन। चलिए अब हम यहाँ पर ये पाठ की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ परिवहन उस स्थान तक करना जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव? चित्र 11.1 को देखें। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्ययन में हम पादप और जंतु में पदार्थ में परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे। 11.1 परिसंचरण तंत्र। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर आता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ है या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये परिभाषा आपके परीक्षा में पूछी जाती है। रक्त वह तरल पदार्थ है या द्रव है जो रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होता है। क्यों? हमारे शरीर के अंदर खून मतलब रक्त का संचरण चलता रहता है निरंतर। यह पचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाते हैं। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, उनका परिवहन भी करते हैं। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लेज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया हृदय, शरीर, धमनी। तो किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र यानी कि लाल रंग तथा शिराएं नीले रंग में दिखाई गई है। चलिए रक्त एक प्रकार की कोशिका लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें एक लाल वर्णक और हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर को सभी अंगों तक अतः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में सभी कोशिकाएं कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना ठीक हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। कोशिकाओं के उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है जो रक्त के कारण लाल हो जाता है। उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है आपको? अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती है जैसे कि श्वेत कण हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो उन रोगाणु को हमारे अंदर जो रोग होते हैं उनको क्या कर देती है? धीरे धीरे नष्ट करने का काम कर देती है। बुजो खेलते समय गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान में रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप ही रुक गया। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग एक थक्का जम गया। यह देखकर बुजो कुछ परेशान सा हो गया था। अब क्या हुआ? बुजो को क्या हो गई? चोट लग गई। चोट लगी तो वहाँ पे कट गया था और कटने के साथ साथ क्या खून निकलने लगा था। अब उसके बाद में खून तो रुक गया लेकिन गहरे लाल रंग के कुछ थक्के मतलब क्या हो जाता है? खून बाहर की ओर जम गया था, तो जिसे देखकर वह परेशान हो गया था। रक्त का थक्का बन जाता है एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति के कारण जिससे पट्टिकाणु कहते हैं। चलिए रक्त वाहिनियाँ। आगे बताया गया है कि शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काम आती है। आप जानते हैं कि अन्तःश्वेतक के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़े को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों तक करता है। तो क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम होता है। तो फेफड़े को फुलाकर किस तरीके से ऑक्सीजन क्या कर देता है? भर देता है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में मतलब कि खून क्या होता है? हमारे शरीर में जो रक्त चल रहा है तो ऑक्सीजन का परिवहन मतलब कि ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाने का काम करता है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ को लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जा सकता है। यहाँ से यह फेफड़े में माना जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि आपने अध्ययन 10 में पढ़ा था कि इस प्रकार की दो रक्त वाहिनियाँ होती, एक तो धमनी और शिरा। धमनी हृदय के ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दाब पर होता है, धमनियों की भीतरी दीवार मोटी प्रत्यास्थ होती है। आइए अब हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव कर एक क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए, धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। तो ऑक्सीजन को सभी भागों तक ले जाने का काम करती है और क्या करती है, तेजी से दाब डालती है, जिसकी मोटी दीवार होती है। चलिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1। आपने दक्षिण हाथ की मध्य तर्जनी उंगली को अपनी बाईं वाम कलाई की भीतरी भाग पर रखें। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? क्योंकि नाड़ी स्पंद कहलाता है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंद होता है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे, आपने कितनी नाड़ी स्पंदन गिने हैं? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों को स्पंदन दर सामान्य 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाएं जहां आपकी नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, अब विश्राम मतलब सो रहे व्यक्ति का कितना होता है? 72 से 80 प्रति मिनट पर होती है। अपने और अपने सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कर प्रति आंकड़ों की तुलना कर सारणी 11.1 में लिखना है। चलिए आगे, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकालने में भाग से वापस हृदय में जाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वल्ब होते हैं जो रक्त के केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। ये रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त से बनी होती है वो शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। कैसी होती है? एकदम पतली होती है। शिराओं में ऐसे वल्ब होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जा मतलब क्या करते हैं? खून को हमारे हृदय की ओर ले जाने का काम करते हैं। देखिए इस तरीके से, धमनी शिरा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चित्र 11.3 में देखें कि आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। उत्कर्तों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है। ये रक्त में ले जाती है। चलिए अब आगे, हृदय वह अंग है जो रक्त के द्वारा पदार्थों में परिवहन एवं पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। चलिए आगे, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्याप्त बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता। आइए अब हम हृदय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हृदय वृक्ष गुहिका में स्थित, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं और दाईं ओर झुका हुआ होता है। अपनी उंगलियों के भीतर की ओर मुड़कर मुट्ठी बना लीजिए और अपने हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही होता होगा। जरा सोचिए कि यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देने के लिए देखें, यहाँ पे आपको चित्र बताया गया है। इस तरीके का चित्र दिखाई देता है। हृदय की 4 कक्षा में बटा होता है। ऊपरी 2 जिससे
अलिंद कहते हैं और निचले को निलय कहा जा सकता है। कक्षों के बीच में विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। परिसंचरण तंत्र में कार्यविधि को समझने के लिए दाईं और आरंभ करते हुए देखिए इस तरीके का चित्र हमें जैसे महाशिरा, धमनी, यहाँ पे धमनी, आलिंद, बायां आलिंद, कक्षाओं के बीच में विभाजन इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे। तीरों द्वारा गति दिशा को अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय में, फेफड़ों और वापस हृदय में रक्त की प्रवाह की दिशा दिखाई गई है। शेष में पंप होता है। चलिए आगे। हृदय में कक्ष की भित्तियों की पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन उसके हृदय के वाली होती है। लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय हार्टबीट कहलाती है। याद रखिए, यदि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है तो यदि आपने वक्ष को बाईं तरफ हाथों में अपने हृदय के स्पंदों जीवन के हर क्षण होता रहता है तो धड़कन को महसूस कर सकते। चिकित्सक अपने हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक